नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म यानी संघवाद। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया से। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो पावर है उसका बंटवारा सेंटर और स्टेट दोनों में किया गया है, और ये पावर शेयरिंग इस तरीके से की गई है कि सेंटर इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट। इसको बोला जाता है 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पे सेंटर लेवल पे भी सरकार होती है और स्टेट लेवल पे भी सरकार होती है, उस देश में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, तो इसलिए ये देखा गया कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में जितनी होनी चाहिए। तो अब क्या किया जाए, गवर्नमेंट तो चलानी है, तो उसको चलाने के लिए कुछ शक्तियाँ सेंटर से और कुछ शक्तियाँ स्टेट से ले ली गई, और जब इन शक्तियों को एक नई संस्था को दे दिया गया तो उस संस्था का नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में 3 संस्थाएं निकल के सामने आती है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट निकल के आता है। सेंटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे यानी अगर गांव या शहरों की बात की जाए तो पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट। गांव में ये लोकल गवर्नमेंट आपको पंचायत के रूप में मिलेंगी, जबकि शहरों में ये आपको नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से मिलेगी। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे है 1 टियर, स्टेट लेवल पे 2 टियर, और लोकल गवर्नमेंट है तो वो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। तो इन इंडिया कैन नॉट बी रन थ्रू 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट। States are internally very diverse, so there is a need for power sharing within states. तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। There are a large number of problems and issues which are best settled at local level. तो स्टेट लेवल पे बहुत सारी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो एड्रेस नहीं की जा सकती, तो उनको एड्रेस करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि 1992 में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण किया गया, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसको आप पंचायत भी बोल सकते हैं। व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, और 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन ही किया गया था। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के होने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है दोस्तों कि इससे ये पॉसिबल हो जाता है कि लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो जैसे आपने पंचायत में देखा होगा कि जब पंच बैठते हैं, सरपंच बैठते हैं, तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कोई भी फैसला लेता है तो सब मिलजुल कर फैसला लेते हैं। और दिस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इंश्योर करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यदि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाने की बात हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको लोकल गवर्नमेंट पे ही देखने को मिलेगा। आगे अगर हम कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करें तो 1992 में जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस किए, पावर डिवाइड कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लोकल लेवल को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। पावरफुल बनाने के लिए क्या किया गया कि जिस तरीके से सेंटर में चुनाव होते हैं यानी प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, स्टेट में चुनाव होते हैं यानी मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, उसी तरीके से लोकल लेवल पे भी चुनाव होंगे यानी सरपंच और पंच के चुनाव होंगे, और हर 5 साल में इनके चुनाव मैंडेटरी किए गए। कौन करवाएगा इनके चुनाव? अगर हम स्टेट और सेंटर लेवल की बात करें तो इनके लिए पूरे भारत की एक ही बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है सेंटर और स्टेट के चुनाव करवाने के लिए। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो इनके चुनाव कौन करवाएगा? इनके चुनाव करवाने के लिए नई बॉडी का निर्माण किया गया, जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा गया यानी SEC कहा गया। तो लोकल लेवल पे जो भी चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होते हैं, और नेशनल या स्टेट लेवल पे जो चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट में जो
क्या कहते हैं, सत्ता का बंटवारा है वो किस तरीके से सुनिश्चित किया गया है कि लोकल लेवल पे सीटों को आरक्षित कर दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि समाज का हर तबका इस गवर्नमेंट में भागीदार बने। दूसरा ये कि 33% जो रिजर्वेशन था, यानी 1/3% रिजर्वेशन महिलाओं को भी दे दिया गया, यानी महिलाओं की सशक्तिकरण के प्रति इसमें कार्य किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के भी मैंडेटरी इलेक्शन करवाए गए। रिजर्व सीट दे दी गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज के लिए। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में कंडक्ट करवाता है पंचायत के और म्यूनिसिपल इलेक्शंस, ठीक है। और लास्टली द स्टेट गवर्नमेंट जो है, कुछ ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ज़रूरी है कि वो अपनी कुछ पावर शेयर करे लोकल गवर्नमेंट के साथ, प्लस ये अपना कुछ रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट को भी दे दे, जिससे कि लोकल लेवल पे अगर म्यूनिसिपैलिटी है तो म्यूनिसिपल लेवल पे और पंचायत लेवल पे भी लोगों को उनका अधिकार मिल सके। तो इसके लिए दोस्तों लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। आगे अगर हम बात करें द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो होता क्या है दोस्तों कि यदि हम गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो सबसे पहले ऊपर होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी कई सारे डिवीज़न होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, अगर उन डिस्ट्रिक्ट के टुकड़े कर दिए जाए तो ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के भी टुकड़े कर दिए जाए तो विलेज बनता है। तो हमने क्या देखा, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है और इन दी एंड विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। तो अब इस सेटअप को आगे इस तरीके से समझते हैं। होता क्या है दोस्तों कि एक विलेज है, मान लीजिए ये विलेज के कुछ सदस्य जो वोटर्स हैं 18 वर्ष से ऊपर के या 18 वर्ष के, ये वोट डालेंगे और चुनेंगे किसको, पंच और सरपंच को, ठीक है। और ये पंच और सरपंच मिलके बनाते हैं पंचायत, इन्हीं को बोलते हैं पंचायत। अब ये विलेज या तो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो कई सारे विलेज मिलके अपना कॉमन पंच और सरपंच चुन लेते हैं, ठीक है। और ये जो पंच और सरपंच है इनको भी आगे इनके काम को कौन सुपरवाइज करता है, तो ये जो वोटर्स हैं, इन लोगों ने इनको वोट दिया था, तो इन लोगों को पूरा अधिकार है कि ये इनके काम को सुपरवाइज करें। तो यानी कि ये वोटर्स खुद मिलके बनाते हैं एक ग्राम सभा, यानी कि पंचायत के ऊपर जो सुपरवाइजन का काम करता है वो है ग्राम सभा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज, और इसी को पंचायती राज सिस्टम भी बोला जाता है। हर विलेज या कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस मिल के ग्राम पंचायत बनाते हैं, और ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं इसमें पंच आता है और सरपंच आता है, ठीक है। ये एक गांव के भी हो सकते हैं और कुछ गांव के कंबाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन पंच और सरपंच भी हो सकते हैं। इनको कैसे चुना जाता है, इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है अडल्ट वोटर्स ऑफ द विलेज। अगर एक विलेज की है तो एक विलेज के अडल्ट वोटर, अगर एक से ज़्यादा विलेजेस है तो उन सभी विलेजेस के अडल्ट वोटर मिलके इनको इलेक्ट करते हैं। अब ये जो पंचायत है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर एंटायर विलेज। विलेज में काम कैसे होगा, रेवेन्यू किस तरीके से बांटा जाएगा, डेवलपमेंट का कार्य कैसा होगा, तो ये कौन डिसाइड करता है, पंचायत डिसाइड करेगी। पंचायत के काम का लेखा जोखा कौन रखता है, कौन इसका हिसाब किताब रखेगा, तो ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा सुपरवाइज करेगी पंचायत के कार्य को। और ग्राम सभा में कौन होता है, वो सभी वोटर्स जिन्होंने इन पंचों को वोट दिया था। तो गांव के जितने भी वोटर्स होंगे वो सभी मिलके ग्राम सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। और ये जो ग्राम सभा है इसका क्या काम होता है, सबसे पहले तो
ये देखती है कि पंचायत यानी ये जो ग्राम की पंचायत है इसने पूरे साल में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। दूसरा ये देखती है कि जो एनुअल बजट है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कितना कितना वितरित होगा, यानी एनुअल बजट का लेखा जोखा प्लस पंचायत के कार्य का लेखा जोखा रखती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा को ये ज़रूरी है कि या तो वो साल में 2 बार मिले या 3 बार मिले, यानी पूरे के पूरे गांव के अडल्ट वोटर्स की 2 से 3 बार हर साल मीटिंग होना ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्थानीय सरकार की संरचना समझ में आई होगी। सबसे नीचे होते हैं वोटर्स। वोटर्स वोट डालते हैं किसको? पंचायत के लिए। पंचायत के वोट पड़ते हैं तो पंचायत काम करती है गाँव के डेवलपमेंट का। पंचायत के काम को एडमिनिस्टर कौन करता है? ग्राम सभा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सीधा चली जाती है, यानी कि विलेज है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद आपका ज़िला आता है, हाँ, और उसके बाद डायरेक्टली आता है आपका ज़िला यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट। तो विलेज लेवल का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ब्लॉक लेवल की बात, और ब्लॉक से सीधा फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे। तो ग्राम पंचायत को चुनते हैं गांव के वोटर्स। अब ये जो गांव के वोटर्स ने ग्राम पंचायत को चुन लिया है तो ये ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति का निर्माण करेंगी ब्लॉक लेवल पे, यानी कि वोटर्स हैं, वोटर्स ने ग्राम पंचायत को चुना है। ग्राम पंचायत के जो चुने हुए लोग हैं पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी जिन लोगों को हमने चुना अब वो लोग और दूसरे लोगों को चुनेंगे। तो ठीक है, कई सारी जो ग्राम पंचायत है, कई सारी ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति का निर्माण करती है, और इस पंचायत समिति में वो लोग आते हैं जिनको ये ग्राम पंचायत चुन के भेजती है। ठीक है, और ये जो पंचायत समिति है विलेज से ऊपर आती है, ये ब्लॉक लेवल पे आती है या मंडल लेवल पे इसको बोला जाता है। अब आगे वही लिखा हुआ है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं यानी पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं इसको पंचायत के मेंबर्स चुनते हैं, यानी कि उस ब्लॉक में जो भी ग्राम पंचायत आएगी, जितनी भी ग्राम पंचायत आएगी उसके सभी मेंबर्स मिलके चुनेंगे पंचायत समिति के सदस्यों को। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और पंचायत समिति जो है जिला ब्लॉक लेवल पे आती है, और ये भी जो पंचायत समिति है इसके भी लोग एक दूसरे में से चुनते हैं, तो वो आगे चल के डिस्ट्रिक्ट परिषद बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। तो हमने क्या देखा, वोटर है विलेज लेवल पे, वोटर्स चुनाव में खड़े होते हैं, ठीक है, वोट डालते हैं और ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। तो कई सारी ग्राम पंचायत मिलके क्या करती है, एक पंचायत समिति का निर्माण करती है। यह पंचायत समिति जो है इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं इनको कौन चुन के भेजता है, ये ग्राम पंचायत के सदस्य चुन के भेजते हैं। तो ऐसे ही ये एक पंचायत समिति आ गई एक ब्लॉक लेवल पे, कई सारे ब्लॉक्स पे भी कई सारी पंचायत समिति मिल जाती हैं। तो जब ये सारे ब्लॉक्स की पंचायत समिति मिलती हैं तो अगेन ये वोट डालती हैं, और इस पंचायत समिति के जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी ज़िला परिषद का निर्माण करते हैं, और ज़िला परिषद जो है अल्टीमेट बॉडी होती है किसी भी गाँव की। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो एक बार और सुन के देखना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो इट्स मेंबर्स। तो कौन कौन होता है इसके मेंबर? इसके मेंबर में यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लास्टली जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। तो जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा वो राजनीतिक व्यक्ति होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं होता है। लोकल गवर्नमेंट जिस तरीके से गांव में काम करती है उसी तरीके से अर्बन एरियाज में भी काम करती है। तो अगर हम छोटे टाउन्स की बात करें तो वहाँ पे आपको नगर पालिकाएं मिलेंगी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़। अगर हम बड़े शहरों की बात करें जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको मिलेंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको
चेयरपर्सन कहा जाता है, चेयरपर्सन, ठीक है। और इसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है, ठीक है। तो और ये दोनों ही जो संस्थाएं होती है, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके सदस्यों को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। अगर समझ में आया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।